धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, प्यारे सदगुरु प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और उम्मीद करता हूं कि पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास से करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो कैसे हैं आप सारे मालिक के प्यारों। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। दो चीज़ें घटी हैं बहुत अच्छी सी। एक तो है आपका एक प्रेस नोट था जिसमें कहा गया है कि भाई डेरे की ओर से किसी को प्रवक्ता नहीं बनाया गया है और डेरे की ओर से कोई भी ऑथराइज पर्सन नहीं जो टीवी पर जाकर के बात कर सके। तो अगर मीडिया वालों को कोई बात पूछनी है या कोई संपर्क साधना है तो वो करना है PR नैन साहब से और बहन पुष्पा जी से। इन दो लोगों से चर्चा करनी है आपको, अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी तो, खासकर प्रेस वालों के लिए। लेकिन हमारे पास ही बड़े ही बहुत समझदार किस्म के मालिक के प्यारे हैं जो इस बात को तूल दे रहे थे कि भाई मैंने ऑडियो भी सुना, मैं बड़ा हैरान था सुन करके ऑडियो उसको कि भाई क्या साबित करना चाहते हैं आखिर। एक बात देखें आप, उसमें कहा गया, उस प्रेस नोट में ये कहा गया है कि भाई कि वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर PR नैन, वो पहले से साहब, ऐसा नहीं कि आज कल ही अपॉइंट हो गए हैं, वो PR नैन साहब हैं और बहन पुष्पा है, वो भी वाइस चेयरपर्सन है। वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरपर्सन, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि दिक्कत है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि भाई कि आप लोगों ने कि भाई ये प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं या ये मेन चेयरपर्सन बना दिए गए हैं। वाइस चेयरपर्सन हैं दोनों। उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि भाई ये वाले चेयरमैन हैं तो इनसे बात करनी, चेयरमैन का जिक्र नहीं है कहीं। तो बात आती है कि बहन विपासना जब चेयरपर्सन है, डेरा सच्चा सौदा की नंबरदार बहन है हमारी, उनके पद के साथ कहीं कोई छेड़खानी नहीं है, पूरे सिस्टम में नहीं है। बहन शोभा जी के बारे में भी ऐसा ही है कि उनके पद के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। जो सेवाएं कल थी उनके पास वही आज भी है। कुणाल भाई, अच्छा लगा बहुत दिन बाद आपको देख करके, कैसे आप। सुनीता इंसा जी, कुणाल मनोज जी, राम प्रकाश कक्कर जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमिचंद जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ आप शेयर भी करते चले। तो जैसा मैं कह रहा था आप सबसे कि भाई जो पूज्य हजूर पिताजी ने जिम्मेवारियां दी थी, जैसे चेयरमैन बनाया बहन नंबरदार बहन को, तो आप सब ने उस बुरे वक्त में देखा। उस वक्त ना तो विजेंद्र साथ में खड़ा था दरबार के, और ना ही विजेंद्र जैसे जो बहुत सारे लोग आज अपने आप को तुर्रम खां बोल रहे हैं वो भी नहीं खड़े थे। कोई दरबार के साथ नहीं खड़ा था। जब SIT एक जाती थी और दूसरी आती थी, पंजाब वाले जाते थे, हरियाणा वाले आगे खड़े हो जाते थे, हरियाणा वाले जाते थे तो राजस्थान वाले आगे खड़े हो जाते थे, हरियाणा वाले जाते थे तो दिल्ली वाले खड़े हो जाते थे आकर के। वो स्थिति, वो भयावह स्थिति जो मानसिक तौर से आपको तोड़ रही थी, उस वक्त अगर कोई खड़ा था डेरा सच्चा सौदा के साथ में, जो प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है साहब, और शायद आप में से बहुत सारे सेवादारों ने देखा हो। दो बहनें थी जिनका नाम, एक का नाम विपासना बहन है, नंबरदार दीदी के नाम से हम सब जानते हैं, और शोभा बहन, आप शोभा बहन को बहुत अच्छे से जानते हैं। डेरा सच्चा सौदा एक परिवार का नाम है साहब। एक विश्व की वो संस्था है जो बहुत बड़ी संस्था है। मानवता भलाई काम करने में डेरा सच्चा सौदा का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है साहब। अब ऐसा तो है नहीं कि डेरा सच्चा सौदा की एक ही शाखा है जिसका नाम डेरा सच्चा सौदा सासनाम जी धाम सिरसा है साहब। ऐसे बहुत सारे आश्रम से, बहुत सारे आश्रमों में चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, बहुत सारे आश्रम में चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। वो कौन लोग कर रहे हैं? वो डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक समिति के जो सेवादार हैं, जिसे अंग्रेजी में कहने साहब मैनेजमेंट कमेटी, वो सब लोग मैनेज करने में लगे। जो चीज़ें बिगड़ी हैं साहब, देखो जब एक दुर्घटना होती है ना किसी व्यक्ति के साथ, जब उसे चोट लग जाती है तो जब शरीर पे बहुत सारे घाव होते हैं, उन घावों को ठीक होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव नहीं भर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति आज हम सबके साथ है कि बहुत सारे आश्रम कंटिन्यूटी में आ गए हैं, बहुत सारी जगह लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा। पड़ोसी को छोड़ो साथ संगत जी, जो आज आपके साथ कदम ताल करते हुए चल रहे हैं ना, उनका सहयोग करें। अब एक प्रेस नोट जारी हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कह रहे थे मीडिया में जाकर, मैं भी
बैठता हूँ जाकर। मैंने कभी दावा नहीं किया साहब कि भाई मैं प्रवक्ता हूँ या मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां सेवादार, ऐसा नहीं कहा कभी भी। कभी बात भी हुई किसी से तो कहा कि ये पिछली पंक्ति का जो सबसे छोटा सेवादार है उसमें से एक हो, उसका नाम है विजेंद्र कुमार। कभी अपने आप को बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल बन करके बताने की कोशिश नहीं की, और ज़रूरत भी क्या है साहब, मिट्टी है। और पिताजी ने वचन भी हैं पिताजी के, और डेरा सच्चा सौदा के सेवादार के बारे में कहा भी जाता है कि यहाँ मिट्टी बन के रहना, यहाँ शान का क्या था, सच्चे सौदे की फ़कीरी का ऊंचा है मुकाम, यहाँ मिट्टी बन के रहना शान का है क्या काम। पंजाबी में कुछ और तरीके से बोलते हैं इसको, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सब मिट्टी के छोटे छोटे पुतले हैं साहब। पता नहीं किस दिन बरसात आएगी और हम सब पानी में बह जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम ही हैं जी सब बस पिताजी को लाने वाले। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उससे क्या हो रहा है, डेरे की इमेज खराब हो रही है। क्या क्यों खराब हो रही है कि डेरे में जो सारे लोग तो गुंडे हैं साहब, हम बहुत अच्छे वाले हैं जो हम बात कर रहे हैं बचाने की सबको। बाकी डेरा तो सिस्टम कोलैप्स हो गया है, पिताजी के जाने के बाद तो सब तहस नहस हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो बस हम लोग बचाने की मुहिम में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेरा सच्चा सौदा की जो हमारी इमेज है, हम उसे क्षतिग्रस्त कर रहे हैं साहब, उसे डैमेज करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो कुछ किसी ने इंटरव्यू लिया आपका किसी सोशल मीडिया के एक चैनल ने, आप देखें बाहर देश विदेश में भी कवर करने वाले वो चैनल्स हैं। डेरा सच्चा सौदा की इमेज कहाँ कहाँ खराब हो रही है, आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। शायद इसी वजह से डेरा की जो समिति है, मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधकीय समिति है साहब, इसने ये फैसला किया कि यार अब कहीं ना कहीं तो लगाम। कुछ लोग कहते हैं भाई खुल के क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ, बोल तो रहे हैं खुल करके कि ये कह दिया गया कि डेरा सच्चा सौदा की ओर से किसी को भी ऑथराइज नहीं किया गया सोशल मीडिया में जाकर के बयानबाजी करने के लिए। लेकिन हम सारे बयानबाजी कर रहे हैं मजे मजे में साहब कि हम भी ये तेरेगी दे तेरेगी, ये इस तरीके से नहीं चलता है। डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा, कल मैंने लिखा था कि डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा और उसके नियम। मर्यादा यह है साहब कि हम सब एक दूसरे का अदब करें, एक दूसरे का सम्मान करें, सिर्फ इस बात पर कि पिताजी को लाएगा कौन, इस रस्साकसी में हम अपना ही दरबार का नुकसान कर रहे हैं। पिताजी आएंगे, कब आएंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन उससे पहले ही हम सब चीज़ें तहस नहस कर दें और बाद में कहें पिताजी गलती हो गई थी जी हमसे, तो नाक रगड़ के माफ़ी मांग रहे हैं आपके सामने, गलती हो गई थी, हमने गलत किया। हम उस स्थिति में आना ही क्यों चाहते हैं? चीज़ें उलझाने के बजाय हम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? दो चीज़ों पर सब पूरे सिस्टम को घेरने की कोशिश की जाती है। दो विषय हैं। मेरा पहला सवाल आप सबसे है, एक जगह मैंने पढ़ा भी है और ग्रंथों में लिखा है कि गुरु की शान के लिए मर मिटना चाहिए, अगर आप में क्षमता है। अगर आप में क्षमता है, अगर आपके गुरु के बारे में कोई अपशब्द कह रहा है तो पकड़ के जबान खींच लो। अगर आप में क्षमता नहीं है तो ठीक है भाई जी, और कह के चले जाइए। ये मैंने सुना है साहब, गुरु की आन बान शान के लिए। 25 अगस्त 2017 से पहले जब कभी भी गुरु की आन बान शान की बात आई तो हम सब ने कहा कि हम सब तैयार हैं। आज कह के देखो ना साहब कि हम तैयार हैं, कोई है ही नहीं कहने वाला इस बात को। हाँ, हम आन बान शान के लिए तैयार नहीं। आन बान शान की के पर्दे के पीछे से पूज्य हुजूर पिताजी ना आ जाएं, इस विषय पर पूरे जोर। और मैं अभी एक घोषणा करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, जो मेरे पास जानकारी है उसके आधार पे, और शर्त लगाता हूं अगले एक हफ्ता आपको बरगाड़ी कांड सुनने को मिलेगा, आपको बेअदबी कांड सुनने को मिलेगा, आपको मलौट मोड़ मंडी बम कांड में जो कुछ हताहत हो गए लोग उनकी चर्चा सुनने को मिलेगी, पंजाब के इलेक्शन की बात सुनने को मिलेगी, तमाम तरह की बातें सुनने को मिलेगी। मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ आपको, जो मेरे पास मेरे अपने विश्वसनीय जो सूत्र हैं साहब, जिनकी बात कभी गलत नहीं होती, जिनके पास पिताजी के आने से पहले, एम्स आने के पहले एम्स की जानकारी थी कि बाबा राम रहीम कभी भी आ सकते हैं इलाज के लिए। ये पुष्ट खबरें हैं साहब, और उन्हीं पुष्ट खबरों के आधार पर मैं आपको एक बहुत बड़ी घोषणा करके बता रहा हूँ। और आप सबसे भी इस बात पर आप सबका साथ चाहिएगा कि प्लीज़ सोशल मीडिया पर जब पिताजी के आने की बात चलती है, जैसे मुझे पता है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता है, तो आप सबकी जानकारी लिए बता रहा हूँ कि 45 दिन की पैरोल पर पूज्य हुजूर पिताजी कभी भी आएंगे आपके बीच में, कभी भी आ सकते हैं। ये मान लीजिए आप, अगर मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ पिताजी आ सकते हैं,
तो क्वींस आ सकते हैं, क्योंकि टीआरपी का खेल नहीं आता मुझे साहब की नाम तो रख दिया रामलाल और काम करा रावण राज वाले साहब, वो काम नहीं आता है। अगर आपसे कहा है कि पिताजी आएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्द का मीन्स कि बहुत जल्द, कभी भी हो सकता है, कल ही हो सकता है, कल सुबह आपकी आंख खुले तो आपको पता लगे पिताजी की पैरोल हो गई, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 45 डेज की पैरोल पर कभी भी बहुत सारी चीज़ें हो करके आपके सामने आ सकती हैं। तो ये वो लोग हैं साथ संगत जी, जब जब पिताजी के आने की बात चलती है तो सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम का जो मीडिया वो बाद में हल्ला मचाता है, पहले अपने वाले हल्ला मचाते हैं कि ये जो एक दुर्दांत अपराधी है इसको खुला क्यों लेकर के जा रहे हैं। जब पहली बार माता जी को लेकर के आए, माता जी से मिलने के लिए पूज्य पिताजी को लेकर के आए, तो पिताजी की तुलना नीरज बवानिया के साथ की गई और कहा गया कि जब नीरज बवानिया को लेकर आया था तो उसको हैंड लॉकिंग करके लाते हैं, उसके हाथ में हथकड़ी होती है, और दुर्दांत अपराधी को तो गले में भी वो हंसरी टाइप की हथकड़ी थी, उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन हमने कभी इस बात पर विरोध नहीं किया, आपने ऐसा क्यों कहा। पिताजी दुर्दांत अपराधी नहीं है, पूज्य हजूर पिताजी सरकार की साजिशों के शिकार हैं साहब, और साजिशों में कुछ जयचंद हो सकते हैं साहब, सारे जयचंद नहीं हो सकते। जयचंद मीन्स कि कुछ गद्दार हो सकते हैं, पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होता है कभी भी। जैसे कई बार कहा जाता है ना आम भाषा में कि इस धरती पे पाप बढ़ रहा है, लेकिन उन चुनिंदा लोगों की वजह से बची हुई है धरती जो बहुत ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहे हैं। तो ये बात डेरा सच्चा सौदा के पक्ष में भी कही जा सकती है कि ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं बेईमान, कुछ लोग हो सकते हैं गद्दार, इस हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं। क्या कुछ लोगों के वजह से हम पूरे सिस्टम पर उंगलियां उठा दें, पूरे सिस्टम को कह दें कि तो डैमेज हो गया, अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अरे जो बचा हुआ सिस्टम है, अभी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं मेरे पास, बहुत सारी बातें होती हैं लोगों से कि भाई पिताजी कब आएंगे, कोई बता नहीं रहा, सच को में छपना चाहिए, या और भी जो अगर हमारा सूचना तंत्र है उस पर ये सन्नाटा क्यों है भाई कि पिताजी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये बात हम जब हम यहाँ बैठ के करते हैं ना, या फ़ोन कॉल्स पे करते हैं एक दूसरे, तो उससे बेहतर है कि हम लोग जाएं, सिरसा जाएं साहब, एडम ब्लॉक बना हुआ है इतना बड़ा, बहुत आलीशान बिल्डिंग है साहब एडम ब्लॉक की, आप जाएं, बहुत खूबसूरत सोफे डले हुए हैं, आप जाके बैठें वहाँ इत्मीनान से और बात अपनी बारी का इंतजार करें, और जब आपको मिलने का वक्त मिले साहब किसी भी सेवादार के पास, हो सकता है किसी बहन के पास या किसी जिम्मेवार नामी गिरामी जिम्मेवार के पास आपको मिला दिया जाए कि जी साहब फलाने शहर से आए हैं कि आप मिलना चाहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथ संगत जी, कक्कड़ साहब भी देख रहे हैं प्रोग्राम को, अमित चंद भी देख रहे हैं, और बहुत सारे सेवादार जो मेरे साथ जा चुके हैं एडम ब्लॉक में, जाते रहे हैं। मैंने कभी किसी को मना नहीं कहा भी तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे बात करके आनी है। 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, जितने रहे सब जा करके बैठे सोफे पे, वहीं पे सेवादार आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और चले आते हैं। आप जो सवाल मुझसे जवाब चाहते हैं या मुझ जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से जिस बात का जवाब चाहते हैं, आप उस बात का जवाब उनसे तो पूछ लें जो जवाब, जिनकी जवाबदेही है, जो अथराइज है आपकी इन बातों का जवाब देने के लिए। क्या आपको लगता है कि आपने पूछा कि विजेंद्र बाबू ये बताओ कोर्ट के केस में क्या होगा, हु इज विजेंद्र साहब, कौन है विजेंद्र? जितनी जानकारी मुकदमों की आपको साहब, उससे थोड़ी कम मुझे है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ तक भी कह रहा हूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा जानकारी आप लोगों को है, मुझसे बहुत ज़्यादा जानकारी आपको है। क्या जानकारी आपको कि पूज्य हजूर पिताजी के केस में ये चल रहा है, वकील आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जा रहे नहीं आ रहे, ठीक है, मुझसे बहुत ज़्यादा जानकारी है। मैं इसमें नहीं कहूँगा कि आपको पता ही नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं कहूँगा कभी भी, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा जानकारी है। लेकिन मैं ये चाहूँगा मुझसे ना पूछो, आप मुझ जैसे किसी आदमी से मत पूछो। आपको जानकारी एकत्रित करनी है, आपको समझना है चीज़ों को, तो उन लोगों से पूछो जो सीधे सीधे जुड़ाव रखते हैं इन मुकदमों में। जब मेरी शाही परिवार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिताजी के मुकदमों को मैनेजमेंट कमेटी देखती है। तो जब मैनेजमेंट कमेटी देख रही तो आप उनसे भी तो पूछ लो। मुझ जैसे किसी आदमी ने कहा कि मैनेजमेंट तो चोर है, आपने कहा हाँ जी हाँ चोर है, चोर है, चोर है, बड़े बहुत बड़े वाले चोर हैं, परमार्थ का पैसा खा गए, ये खा गए, वो खा गए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि यार वो खुदा है, उसकी कही गई एक बात सच्ची है, तो फिर उसने ये भी तो वचन किए साहब कि साथ संगत का पैसा लोहे के चने हैं, जो खाएगा भुगतेगा ना, कुलों के नाश हो जाएंगे, ये बेपरवाही के वचन है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिसके पास भी कोई सवाल है वो वहीं जाकर के बात कर ले।
अगर मुझे कोई समस्या है तो मुझे जब कोई पूछना होता सवाल तो मैं आपसे नहीं पूछता हूँ सत्संग जी मुझे बता दो, मुझे ये बता के बात करनी है, नहीं। मुझे लगा कि मुझे शाही परिवार से बात करनी चाहिए, मैंने कोशिश की, मेरी मुलाकात हो गई। मुझे लगा नैन साहब से बात करनी चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ नैन साहब से बात हो जाएगी, अभी हुई नहीं है, हो जाएगी साहब। जब जब मैंने कोशिश की मुझे बहन विपासना से मिलना, तब तब मेरी मुलाकात होती रही। डॉक्टर साहब होता है मिलने से बहुत कुछ होता है। आपका कहना ठीक है कि मिलने से कुछ नहीं होता, मैं आपको भी डिनाई नहीं करूँगा साहब, लेकिन मिलने से बहुत सारे स्पष्टीकरण आपको मिलते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुकदमे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहा, मुकदमे चल क्यों नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, एक बार समझिएगा थोड़ा सा कि मैं मिला शोभा बहन को, विपासना बहन भी साथ में थे, और जब मेरा सवाल था सामने से, मैंने कहा कि दीदी हम पिताजी की जमानत क्यों नहीं लगा रहे हैं, कब तक पिताजी आएंगे। ये तब की बात है जब छत्रपति हत्याकांड का फैसला आ गया था, रंजीत का पेंडिंग चल रहा है। तो दीदी ने सामने से जवाब दिया था कि विजेंद्र भाई हम तब तक कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी जब तक पूज्य हजूर पिताजी का जो तीसरा केस पेंडिंग है, छत्रपति ये क्या नाम रंजीत हत्याकांड का जो फैसला आना है, तब तक जमानत नहीं लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन का लगभग कंप्लीट है कि भाई किन ग्राउंड्स पर लेनी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या कमी है इसके अंदर, किस क्लॉज पर बात करनी है, सब चीज़ें हैं तैयार। लेकिन इंतज़ार किस बात का है? इंतज़ार इस बात का है कि रंजीत हत्याकांड का फैसला आ जाए। पता लगा कल जमानत करा के लाएं, अगली डेट पे फिर ऑर्डर आ गया साहब एक, यू आर गिल्टी। फिर उस परमानेंट जमानत का फ़ायदा क्या है साहब? और ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो तीसरा रंजीत हत्याकांड का मुकदमा वो भी हम लोग हारेंगे। उसकी वजह है, आप इसको ये मत कहिए कि उसने ये काम नहीं किया होगा, उसने ये नहीं कहा, उसने अच्छे से पैरवी नहीं की। आप समझे इस बात को। एक स्टोरी बनाई गई है साहब कि आश्रम में दुराचार हुआ, एक पत्रकार ने छापा, उसको मरवा दिया, और जिनके साथ दुराचार हो रहा था उसमें से एक की बहन थी, इसलिए उसको मरवा दिया, उसने विरोध किया। ये कहानी पूरे चार इर्द गिर्द घुमाई गई है। बिल्कुल दिखाया मैंने स्क्रीनशॉट साहब, और मैं उस बात के आज भी खिलाफ हूँ, और जब तक बोलूँगा तब तक खिलाफ हूँ। ये नहीं कि अगर मैं आज डेरे के हक में बात कर रहा हूँ, मैं कल भी डेरे के हक में बात कर, लेकिन जो लोग कल गलत थे मेरी नज़र में, वो आज भी गलत हैं। जगजीत कल भी गलत थे मेरी नज़र में, आज भी गलत है साहब। और ये कंफर्म बात है, अगर मैंने आपको दिखाया है, मैं अपनी बात से नहीं कर रहा हूँ कि नहीं दिखाया सर, मैंने दिखाया आप लोगों को कि कैसे रमेश चहल जी ने एक बार मीटिंग के एक चैट के दौरान ये कहा कि भाई तुम जानते क्या हो इसके बारे में। तो हम तो कुछ जानते नहीं साहब, हम तो आज भी कह रहे हैं इस बात को, हमसे बेहतर सब जानते हैं। मुझसे बेहतर कहने वाले मिलेंगे आपको, मुझसे बेहतर बोलने वाले मिलेंगे, और मुझसे बेहतर सुनने वाले मिलेंगे। हम भी मिले हैं, अभी पिताजी के वचन ही चेंज कर दिए। आप लिख के बताएं साहब कौन सा वचन चेंज किया। देखो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो ये वाली बात है कि वहाँ मिलने से कुछ नहीं होता है। मिलने से ये होता है साहब कि एक्चुअल जो जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं, हमें लगता है कि हमारे, और मुझे क्या, हम सबको लगता है सर कि पिताजी को गए हुए 4 साल हो गए, उनको आ जाना चाहिए। लेकिन आज लियाव साहब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15 दिन 20 दिन बाद ही रंजीत हत्याकांड का फैसला आ जाएगा। फिर वो रस्साकसी होगी कि भाई जेल लाओ, खींचो। तो बहनों ने जो मुझे समझाया था, उनको वकीलों ने समझाया होगा, सब जाहिर सी बात है। जो समझदार वकील है उनसे पूछ लो कि एक केस है रंजीत हत्याकांड है, उसमें फैसला आना है साहब, और वो भी इसी सर्कमस्टेंसेस पे लड़ा जा रहा है कि भाई गवाह भी लगभग वही है, खट्टा सिंह एंड सन्स कंपनी, दूसरे लोग भी वही है सब उसमें। तो क्या संभावनाएं तलाशी जाए। तो एक जो समझदार बड़ा वकील होगा वो कहेगा कि हमें इंतज़ार करना चाहिए इस वाले मुकदमे के जजमेंट का, और उसी पैटर्न पर शायद बहनें काम कर रही हैं। जो उन्होंने मुझे बताया उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि जब तक रंजीत हत्याकांड का फैसला नहीं आएगा तब तक बेल नहीं लगाई जाएगी। क्योंकि अगर आप में से बहुत सारे साथी सेवादार को कुछ लोग समझाते हैं कि वो तो खुदा है, वो तो बरी होकर आएगा, तो खुदा थे साहब, खुदा हैं और खुदा ही रहेंगे, कोई दो राय नहीं। भगवान श्री राम को भी ना वन में 12-14 साल धक्के खाने पड़े। फिर उसके बाद जब लौट आए, उन्हें पता था कि माता सीता बिल्कुल पवित्र हैं। अग्नि परीक्षा कराई गई। अग्नि परीक्षा के बाद एक धोबी ने कहा कि ये तो रावण की कैद में रह के आई है, कैसे निष्कलंक हो सकती है, काजल की कोठरी चाहिए थी। रामचंद्र जी ने उनकी बात सुनकर के छोड़ दिया सीता माता को, वन भटकी हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे,
कि वो तो बरी, वो तो खुदा है साहब, वो बरी थोड़ी, वो तो हम बरी करा के लाएंगे, जमानत का चक्कर नहीं। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में ही मुकदमे दर्ज नहीं हुए, 2002 से मुकदमे दर्ज हैं। और पूज्य हजूर पिताजी सभी मुकदमों में परमानेंट बेल पर थे, परमानेंट जमानत पर थे। जब 15 साल मुकदमा हम जमानत पे लड़ सकते हैं तो साहब आज विरोध क्यों है? आज ये विरोधाभास क्यों बनाया जा रहा है कि अगर वो जमानत पाया तो वो खुदा नहीं है साहब? फिर ये साहब दुनियावी झगड़े हैं, झगड़ा दुनियावी है। आपको क्या लगता है कि रविदास जी के साथ वैश्यावृत्ति के आरोप नहीं लगे? उन पर हत्या का भी आरोप था। क्या आपको नहीं लगता कि कबीर साहब जी पर वैश्यावृत्ति का आरोप नहीं लगा? उन पर भी लगा, उनको तो मस्त हाथी के सामने डाला भी गया। और वो एक भजन में भी कि पशु होकर करे पहचान रे, जर्रे जर्रे में है झांकी जिंदा राम की, पशु होके भी करे पहचान। दोनों नहीं, सिर्फ एक केस पेंडिंग है, दूसरा तो नपुंसक केस है, वो तो अभी तो बहुत लंबे टाइम है, उसमें तो काफी टाइम लगेगा, चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो मुकदमा है ना अपना, ये रंजीत हत्याकांड, ये लगभग पका हुआ है और इसका जजमेंट इसी के साथ आना था। छत्रपति हत्याकांड के एक आध हफ्ते के दाएं बाएं आगे पीछे आना था इन दोनों मुकदमों को। लेकिन हमारे साथी हमें गुमराह कर रहे हैं कि आई एम सुपीरियर, यार मुझे सब कुछ पता है। तो ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी के आने का रास्ता क्या है? क्या ये गलत बात होगी कि पूज्य हजूर पिताजी जमानत पे आएंगे? मेरे नजरिए से आना चाहिए उनको, चाहे कैसे भी आए साहब। भाई जी, रंजीत हत्याकांड का फैसला कब आएगा मैनेजमेंट को पता होना चाहिए। नहीं, किसी को नहीं पता है, क्योंकि पेंडिंग डेट है साहब, और डेट पे डेट लग जाती है तो उसमें करा क्या जा सकता है। लेकिन हाँ, मैंने आपको पहले ही वादा किया है कि बहुत जल्द वकील साहिबानों से बात करूंगा, और मौका लगा तो उनसे बात करके लाइव करने का, रिकॉर्डेड लाइव सुनाने का आप सबको, तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगा। उसमें लगा हूं मैं, जैसी भी कामयाबी मिल पाएगी तो उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। और बहुत सारे जो विरोधाभास है ना, विरोधाभास बोले तो जो बहुत सारी भ्रांतियां जो फैली हुई हैं कि फलाना आदमी काम नहीं कर रहा, ढिगड़ा काम नहीं कर रहा, तो आप सबकी जानकारी ये बताना चाहूँगा कि हमने भी कोशिश की थी, हमारे दिमाग में फितूर था, हम भी चलेंगे। हमारे वकील साहब थे, क्या नाम है, जी के गौतम जी के साथ हम गए, एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिले, उसने एक बहुत बड़े वकील का नाम बताया, बहुत बड़े वकील से मिले साहब। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी की जमानत के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो, हो जाएगा सब ठीक साहब। हम उसी दिन अपना वो होता ना, झोला डंडा बोरिया बिस्तर उठाकर शांत बैठ गए। फिर आप में से बहुत सारे सेवादारों ने कहा कि यार क्या तुम तो बड़ा उछल रहे थे कि यूँ लाएंगे और मुकदमा आ जाएगा, ये कर देंगे। मान बढ़ाई का काम नहीं है साहब कि हम ही करेंगे, कोई भी लाए तो सही साहब। लेकिन अगर हमारी किसी भी उछल कूद से मुकदमों पर दुष्प्रभाव पड़ता है तो साहब नुकसान मेरा ही है। वो अगर मैं डेरा सच्चा सौदा को अपना परिवार मानता हूँ, पूज्य हजूर पिताजी को अपना पिता मानता हूँ, तो साहब नुकसान किसका होगा? मेरा नुकसान होगा। तो उस नुकसान को समझते हुए मैं शांत हूँ। हरजीत बाबू जी धन धन सदगुरु त्रियासरा, न्यूजीलैंड ऑकलैंड से, भोला जी धन धन सदगुरु त्रियासरा, कट साहब धन धन सदगुरु त्रियासरा, बॉबी वत्स जी धन धन सदगुरु त्रियासरा, बहन बबली दारो जी धन धन सदगुरु त्रियासरा, अमित चंद जी, विनोद चौधरी, सारंग जी, डॉक्टर साहब धन धन सदगुरु त्रियासरा। और जो भी सेवाधारा प्रोग्राम देख रहे हैं सभी के चरणों में भाई जी नारा है, सब धन धन सदगुरु त्रियासरा। हमें अभी ना बहुत संयम की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है। आप समझिए मत चीज़ों को बस, लेकिन संयम रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी ने कहा कि देखो जी, हाँ अब बात आते हैं ऑडियो कॉल पे। ऑडियो कॉल करके पूछा जा रहा है, आपको ये पूछना चाहिए मुकदमे में क्या चल रहा है, क्या पूछ रहे हैं, ये बताओ जी, शोभा कहाँ है, विपासना कहाँ है। जिसने यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी ने कहा कि चलो जी पूछ लेते हैं आज क्या है। वो खुद भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, आपने कहा हम पीछे नहीं रहने चाहिए भाई, हम भी पूछेंगे, बताओ शोभा बहन कहाँ है। भाई विजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि पिताजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया? वो षड्यंत्र कौन है जी? अगर षड्यंत्र नहीं रचा गया तो क्या पिताजी वाकई कसूरवार है? हुकमचंद जी, ये हमारा डायलॉग है साहब। और आपकी जानकारी बताऊं कि हम हमेशा कहते रहे हैं आप सबसे कि पूज्य हजूर पिताजी एक साजिश के तहत है, और साजिश सरकारों की है साहब। सीबीआई किसकी है? सीबीआई क्या डेरा मैनेजमेंट की है? समझिएगा जब, आप बड़े इत्मीनान से समझिएगा। 2002 में मुकदमा दर्ज होता है, और 2002 में किसकी सरकार थी केंद्र में? आप जरा जोर डालिए दिमाग पर, लिख के बताइएगा साहब। 2002 में मुकदमे दर्ज होते हैं, रजिस्टर्ड होता है साहब मुकदमा। 2002 में किसकी सरकार थी केंद्र में? और सीबीआई को तोता कहा जाता है साहब, सरकार का पालतू तोता कहा जाता है। हम सब जानते हैं इस बात को। और मेरा मानना हुकमचंद जी बहुत सीधा सीधा है कि सरकारों की साजिश है साहब।
सरकारों की साजिश है। किसका क्या कमिटमेंट रहा, किसने क्या कहा होगा, एक अलग विषय है, ये चर्चा का विषय नहीं है तो चर्चा का विषय, लेकिन ऑनलाइन चर्चा का विषय नहीं है ये। लेकिन हाँ, ये विषय जरूर है कि सरकार साजिश, जो साजिश है सरकारों की साजिश है साहब, ये बंदों की साजिश नहीं है। बंदों की क्या औकात साहब कि वो सच्ची सरकार से टकरा जाए, लेकिन हाँ, नकली सरकार और असली सरकार में टकराव हो सकता है। नकली सरकारों ने असली सरकार को दोषी करार देकर के जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमेशा कह रहा हूँ इस बात को कि आप भी इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें साथ संगत जी कि जो मुकदमे हैं, अक्सर कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, कि सीबीआई लुक लाइक के लोकल पुलिस साहब, आपके जो अड़ोस पड़ोस का जो थाना होता है, जो थानेदार एसएचओ साहब जो मुकदमा आप पर थोप देते हैं साहब, सारी ज़िंदगी आपको उसी मुकदमे पर लड़ना होता है। बस यहाँ पैटर्न ये बदल जाता है कि वहाँ न्यायालय में थाने की पुलिस नहीं होती है, थाने के एसएचओ की जो जांच है उसको मान करके मुकदमा चलता है, लेकिन उसी को सत्य नहीं माना जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन सीबीआई में क्या है साहब, आप सीबीआई अदालतों का मसला समझ लीजिए। एक कोई भाई जी, अगर साजिश असली नकली सरकार की है तो वकीलों के नाम पर 45 मेंबर प्रमाण लेकर क्यों जाते हैं? चलिए इस पर ही बात करें, लेकिन पहले एक जो अभी और इस पर बात कर लें पहले, थोड़ा जो अभी चल रहा है थोड़ा सा। कहाँ था यार, भुला दिया है तो। हाँ, ये ऐसे समझ लेते हैं कि सीबीआई कोर्ट को जो स्थिति है कि जांच करने वाला कौन अधिकारी, सीबीआई का अधिकारी साहब। मुकदमा लड़ने वाला कौन, सीबीआई का वकील साहब। सुनने वाला कौन, सीबीआई के जज साहब। अदालत किसकी है साहब, सीबीआई की अदालत है। जांच किसने की, पूरी सीबीआई ने की है साहब। कितने साल की है, 15 साल। बाबा जी को बरी कर दो साहब ऐसी, तो 15 साल का क्या किया है, सिर्फ खेत में फावड़ा चलाया साहब। कुछ ना कुछ तो आरोप मनगढ़ंत बना करके साहब पूज्य पिताजी को फंसाया गया। जब ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं चाहता उन सब बातों को करना, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए इन बातों को। अगर आप चार्जशीट को पढ़ेंगे, चार्जशीट को पढ़ लीजिए, या कहें कि जो एक कन्विक्शन ऑर्डर है उसमें आप सीबीआई की कहानी को पढ़ेंगे, तो ये कहा गया कि बाबा जी के पास रोज़ नई लड़कियां भेजी जाती थी। तो फिर आरोप दो की तरफ से सिद्ध क्यों किए गए? क्योंकि 122 से 128 साध्वियां आश्रम में थीं। तो साथ संगत जी आप चिंता ना करें, सीबीआई का जो मसला है वो माननीय हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ पंजाब की माननीय हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा साहब, नहीं ठहरेगा कहीं। आप सब शायद जानते हैं कि 9 साल का दुख और दंश सहा है तलवार परिवार ने। आप शायद जानते हो तलवार परिवार का नाम, आरुषि हत्याकांड के नाम शायद आप सब जानते हैं। दोनों डॉक्टर आशीष तलवार जी को और उनकी घरवाली जी, शायद नुपुर नाम था उनका, नुपुर तलवार, उन दोनों को 9 साल सीबीआई ने साहब जेल में सड़ा दिया, उनको दोषी करार देकर जेल भेजा गया। लेकिन जब वो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुला, तथ्यों की जांच हुई, तो उसमें पाया गया कि सीबीआई का झोली झोल है साहब। तो 9 साल की दुखद जेल यात्रा के बाद उस परिवार को न्याय मिला। कहाँ मिला साहब? माननीय हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में साहब। लेकिन निचली अदालत जो सीबीआई की थी वो तो दोषी करार दे चुकी थी। तो आप सबसे निवेदन है साहब, मुझ जैसे किसी भी बहरूपिये की बातों में मत आओ, जो अपने आप को तो सही कह रहा है और सबको अफीमची कह रहा है साहब। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे मत आओ। आप में से बहुत सारे सेवादार वो हैं जिन्होंने मोहनलाल भाई के साथ सेवा की है। आप में से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने दीवाना भाई के साथ सेवा की। आप में से बहुत सारे सेवादार ऐसे जिन्होंने तमाम सद्ब्रह्मचारियों के साथ सेवा की है। आप में से कितने लोगों ने उन्हें अफीम खाते हुए देखा है? कितने लोगों ने देखा? जो कितने लोगों ने नशा करते देखा है?
मेरे सतगुरु की प्यारी 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 साथ संगत जी, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई जी, मैनेजमेंट गई हुई है सावन जी, मैनेजमेंट गई हुई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में दोनों मुकदमे पेंडिंग है, दोनों में अपील हो चुकी है, लेकिन तारीखें नहीं लग रही हैं। संज्ञान लिया है न्यायालय ने। पहली जो तारीख लगी थी उसमें ये कहा गया था कि भाई सीबीआई ने किस आधार पर, ये साध्वी यौन शोषण वाले मसले की बात बता रहा हूँ, जो मुझे शायद 2018 में ही पता था इस बात का कि भाई जब 2017 में एक डेट लगी थी, शायद 18 में दो या तीन डेट लगी उसमें। तो उसमें यह कहा गया था कि भाई कि बाबा राम रहीम को किस आधार पर सीबीआई ने 10-10 साल की सजा दी है, वो रिव्यू करने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके पास है वो तलब किए गए हैं माननीय हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद क्या रहा हमने जानने की कोशिश नहीं की साहब, लेकिन अब लग रहा है कि जानना पड़ेगा। आपके सवाल बहुत सारे हैं तो इस पर भी जानकारी कोशिश की जाएगी इकट्ठा करने की, और उम्मीद करता हूँ कि जानकारी मिल जाएगी और आपके साथ सही जानकारी के साथ बैठ करके दोबारा से बात होगी इस विषय पर। लेकिन आज का विषय साथ संगत जी है कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज दरबार के साथ खड़ने की ज़रूरत है आप सबकी, क्या कह लीजिए खड़े होने की ज़रूरत है। आपका स्टैंड डेरा सच्चा सौदा के साथ होना चाहिए, बजाय मुझ जैसे किसी व्यक्ति के साथ। मेरे साथ मत खड़े हुई यार, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मुझे ज़रूरत सिर्फ बेपरवाही के साथ और उनके प्यार की है। अगर मैं उनका नहीं हो पाया साहब तो आपका कैसे हो पाऊंगा। कुसुम यादव जी धन सदगुरु तेरा आसरा, जिनेंद्र भाई धन सदगुरु तेरा आसरा, सावन जी धन सदगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी सिर्फ दरबार के साथ खड़े रहिए। आज दरबार को आपके और आपको दरबार के साथ की जरूरत है। जब आपके पड़ोसी विपासना बहन और शोभा गोरा कहाँ है भाईजान, जबकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ये दोनों ही थी। चेयरपर्सन एक है साहब और वाइस चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन 4 हैं दरबार के। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं पता तो अपने आला कमान से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। 3 नाम तो मुझे पता है, 3 का शायद चारों ही पता है मुझे। एक का नाम है बबलू, बबलू भाई हमारे, आप सब जानते हैं सदब्रह्मचारी, वो भी वाइस चेयरमैन थे दरबार के। बहन शोभा वाइस चेयरपर्सन रही हैं, बहन पुष्पा वाइस चेयरपर्सन है, और डॉक्टर PR नैन ये वाइस चेयरमैन। ये 4 लोग तो मुझे आज से नहीं, बहुत टाइम लंबे टाइम से पता है, ये आज नहीं बने। पहले 2 लोग जिम्मेवारी निभा रहे थे, आज 2 लोग और जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से, कल कोई आगे था आज कोई और आगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या विपासना बहन के नाम के अलावा आप किसी और का नाम सुन रहे हैं चेयरमैन, तो मुझे बताएं, मेरी जानकारी में नहीं। तभी कहता हूं कि आधी अधूरी जानकारी मुझे भी नुकसान देती है साहब, वो आपको भी उतना ही नुकसान देगी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सुनकर के हमने बड़ी बकबक की है सर, और उसके लिए ताउम्र क्षमा प्रार्थी और हमेशा माफ़ी मांगता रहूँगा कि मैंने गलत किया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर के क्योंकि एविडेंस उन्हीं के पास थे और वही लोग मुझे मिलने के लिए बुलाते थे बार बार। मैं बठिंडा कई चक्कर काटे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह धक्के खाए हैं, सिर्फ इसी दौड़ में कि शायद कहीं से कुछ अच्छी खबर मिलेगी, पिताजी को चाहने और प्यार करने वाले मिलेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ अपने ही लोग छुपे हुए दूसरों के साथ मिले हुए लोगों के साथ मिल करके धक्के खाने पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टैंड मेरा डेरा सच्चा सौदा के साथ है, पूज्य हजूर पिताजी के साथ है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं कि मुझे सुनने वाले नाराज हो जाएंगे, कल की बजाय आप नाराज हो जाओ, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंड सिर्फ सच के साथ है। आपका उसका नाम झूठ की रख लो, उसका नाम टीडी रख लो, उसका नाम मीडिया रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो स्टाइल मेरा कल था वही आज भी, और ये हमेशा रहेगा। हम तो पिताजी के साथ हैं, ना मैनेजमेंट के साथ हैं, ना और किसी के साथ हैं। वो तो कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, अच्छी बात है। और आपका प्यार प्रेम पूज्य हजूर पिताजी के साथ ही रहना चाहिए, बजाय किसी मुझ जैसे व्यक्ति के साथ। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करेगा सर। अक्सर एक बात कहा करता हूँ, जब हमें चोट लग जाती है साहब तो हम कहते हैं 2 तरीके हैं उसी एक ही चीज़ को समझने के। हम या तो ये कह लें कि मेरी चतुराई थी, देखा मैं सही टाइम पे कूद गया मोटरसाइकिल से, नहीं तो भाई साहब जैसे मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई ना, मैंने 2 कलम फालतू खा ली थी इसलिए बच गया मैं, नहीं तो मेरा काम भी मोटरसाइकिल के साथ ही हो जाता। और एक तरीका ये है साहब कि मोटरसाइकिल की, जब मेरी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई ना साहब, मोटरसाइकिल तो सीधी ट्रक के नीचे चली गई, पिताजी ने मुझे 2-3 कलम फालतू खिला दिया और मैं बच गया। दुर्घटना दोनों सेम है, दोनों पे रिएक्ट करने का तरीका आपका अलग है। एक आपकी चतुराई थी साहब, देखा हम तो बच गए, और एक थी उसका शुक्राना था कि बेपरवाही तेरी दया में रहमत से मैं बच गया।
बात दोनों एक है। लेकिन अभी 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 क्या लग रहा है कि बस हम ही हैं साहब तुर्रम खां, यहाँ गड़बड़ है। वो कल भी था, आज भी और हमेशा वही रहेगा साहब। आप और हम तो मिट्टी के पुतले हैं साहब। किस दिन तेज बारिश पड़ेगी और बह जाएंगे। मिट्टी के नहीं, रेत के पुतले हैं साहब। मिट्टी को तो थोड़ा वक्त भी लगेगा घुलने में। हुकमचंद जी लिख रहे हैं, जिन शादियों ने गुमनाम पत्र लिखा था, क्या वो पत्र सरकार ने लिखवाए पिताजी के खिलाफ? अगर सरकार दोषी है तो खट्टा सिंह और उसके साथी जो आज भी दरबार में वो सभी निर्दोष है। ये आपकी जानकारी लिए एक बात बताना चाहूँगा साहब। अगर गुमनाम चिट्ठी सिर्फ डिपार्टमेंटल तक ही होती तब तक भी ये समझ में आता कि ये चिट्ठी किसी पीड़िता ने लिखी होगी साहब। लेकिन जब वही चिट्ठी रोहतक रेलवे स्टेशन पर बांटी जाती है, अगले दिन चिट्ठी लिखने की अगले दिन ये बांटी जाती है कि देखो जी, क्योंकि ये मुख्य मार्ग था दरबार को जोड़ने का। अगर हम इधर साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और जो भी कौन सी इंडिया है वो वाली इंडिया को इधर जोड़ते हैं दरबार से ना साहब, वो सारी इंडिया इधर से आती है, रोहतक होकर के जाती है, बाय ट्रेन भी और बाय रोड भी। रोहतक के बस अड्डों में बांटी जाती है पर्ची, साध्वी एवं शोषण वाली साहब। पीड़िता ने लगाई गुहार साहब, बांटी जाती है चिट्ठी। तो किसी दो साध्वियों का काम नहीं है। और रही बात खट्टा के साथी की, मीठे के साथी की, तो बात ऐसी है साहब, खट्टा सिंह कोई राह चलता आदमी नहीं था। खट्टा सिंह पूज्य हजूर पिताजी का ड्राइवर रहा है, परम पिताजी के वक्त में भी ड्राइवर रहा है। जैसे ऐसे मान लो साहब कि मैं आज ऐसे मान लो क्या नाम है हुकमचंद जी, आप और हम साथी हैं क्या साहब? हैं ही, सच में साथी हैं। तो मैं आपके साथ पंचकुला भी गया, मैं आपके साथ कहीं और भी गया, सिरसे भी गए, कई सारी जगह चले गए। आज विजेंद्र मैनेजमेंट या डेरे के पक्ष में बात कर रहा है, तो क्या आप भी डेरे के पक्ष में बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे साहब। आप भी आज भी आपके वही तीखे सवाल है जो कल थे। तो क्या विजेंद्र के साथ आप भी बिक गए हैं? क्योंकि मेरे बारे में कहा था विजेंद्र तो बिक गया, उसे लाखों रुपए मिल गए हैं, उसका अकाउंट बहुत भरा हुआ है। तो क्या आप भी मेरे साथ बिक गए हैं? ठीक है, वो सब लोग एक साथ, सेवा का दौर था, सेवा कर रहे थे उस वक्त। उसमें से एक ज़्यादा खट्टा निकल गया साहब। तो क्या किया जाए? पिताजी के वचनानुसार बता रहा हूँ कि एक पेड़ फलों से लदा, उसमें एक फल सड़ा है फल, सब कहें, सड़ा पेड़ कोई ना कहे। कि अगर एक पेड़ है बहुत जबरदस्त है, जिस पर बहुत सारे फल फ्रूट लगे हैं, और उस पर कोई एक या दो फल गल जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसके बाद? यही तो कहेंगे साहब, अरे यार वाला फल गला हुआ है, जो ऊपर से जो बहुत दूर दिख रहा है, ऊंचा वाला फल, पके हुए के बराबर वाला गल गया यार फल। या ये कहें यार ये तो पेड़ ही गल गया सारा, फल ही खराब हो गए सारे। क्या कहोगे? थोड़ा संयम रखें साहब, चीज़ों को समझें, वक्त के साथ चलें, फ्लेक्सिबल बने जीवन में। अक्सर वो पेड़ टूट जाया करते हैं तेज आंधियों में, जोखड़ के खड़े रहा हुआ। जिनमें लचक होती है साहब, वो यूं भी जाएंगे, ज़मीन पे भी जाएंगे, फिर वापस खड़े हो जाएंगे, फिर ज़मीन पे जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, टूटा नहीं करते हैं। लेकिन जो पेड़ सफ़ेदे के पेड़ की तरह तने खड़े रहते हैं साहब, वो अक्सर टूट जाया करते हैं। तो बाकी मेरी कोई बात, कही गई बात किसी भी सेवादार को हर्ट कर रही हो या किसी के मन को दुखी कर रही हो, तो साहब बिल्कुल छोटा भाई हूँ आपका, माफ़ी चाहूँगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि जैसा मैंने बताया आपको कि मेरे पास जो, मैं तो कह रहा हूँ आप चला करो साहब, अपना आप निकल के भाग जाएंगे। जब गीदड़ों को पता लगेगा ना, शेरों ने आना शुरू कर दिया दरबार में, तो गीदड़ भाग जाएंगे अपना। आप चलो तो सही, लेकिन आप तो आते नहीं साहब। जाके सवाल करो जो सवाल यहाँ कर रहे हो आप मुझसे। और मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आई एम नॉट ए ऑथराइज पर्सन ऑफ डेरा सच्चा सौदा टू स्पीक अबाउट केसेस और डेरे की व्यवस्थाओं के बारे में आप सबके साथ बात करूँ। मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ। सैम जी, मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ हूँ, ना तो कल भी मैनेजमेंट के साथ था मैं, ना ही आज मैनेजमेंट के साथ हूँ। मैं कल भी कहा करता कुछ लोग गलत है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैनेजमेंट गलत है। आप जितने मर्जी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, कुछ लोग गलत हो सकते हैं। आज भी कह रहा हूँ, कल भी यही बात थी।
कुछ चीज़ें वक्त के साथ समझ में आती है, कुछ चीज़ें वक्त में लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जब लोगों ने समझाने की कोशिश की तो लगा कि हाँ गलत है गलत है गलत है। लेकिन जब आप उन चीज़ों के तथ्यों से जुड़े हुए लोगों से मिलकर बात, जैसे मुझे कहा लोगों ने चिट्ठी नकली है, चिट्ठी गोबीराम लिखते हैं, चिट्ठी कोई और भेज रहा है, था ये बहुत बड़ा सवाल था दिमाग में। शाही परिवार से वक्त लिया, माता जी से मुलाकात हुई, मैंने माता जी को पूछा, माता जी जो चिट्ठी है उसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना है आपका, कि ऐसा सुनने में आया कि चिट्ठी नकली है। पिताजी, माता जी ने कहा कि बेटा चिट्ठी पिताजी ही भेजते हैं, हमारी तो रोज़ बात हो जाती है फ़ोन पर। एज़ पर जेल मैनुअल पिताजी के साथ परिवार की रोज़ बात होती है, लेकिन जो चिट्ठी है पिताजी का संदेश है वो साथ संगत की। अब मैं तो समझता नहीं कि साहब गोपीराम जैसा कोई आदमी होगा जो ये कह दे कि भाई 1 तारीख के बाद, 1 अप्रैल के बाद जी कोरोना खतरनाक मोड़ पे आ जाएगा, आप संभल जाएं। सिर्फ पिताजी ही जान सकते हैं इस बात। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मालिक के प्यारों, प्लीज़ आप इंतु किंतु परंतु फिर आप लाइव क्यों आते हो? इफ़ यू आर नॉट ऑथराइज, आई एम नॉट ऑथराइज। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है साहब इस मुल्क में। सैम साहब आप भी आइए, आपको कोई मना नहीं करता है, कोई मना नहीं करता आपको। आपका सवाल गलत है। उन्होंने ये नंबर मीडिया को जानकारी देने, आपसे उन्होंने पूछा आपसे कि आर यू फ्रॉम मीडिया? नहीं मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं फलाना सिंह बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं ना, आप दरबार में जाके सीधे मिल लो यार, वहाँ जवाब दे देंगे आप। तो मैं भी गलत नहीं मान रहा हूँ हुक्मचंद जी, आप भी गलत नहीं मान रहे। मेरा भी वही कहना है और आपका भी वही कहना है। बस फ़र्क ये है कि मैंने ये नज़र का चश्मा लगा लिया साहब, जिसमें मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसे लगाते ही मेरी नज़रें ठीक हो जाती है साहब इधर से। चश्मे का फ़र्क है। लेकिन चलिए, मैं बात कर रहा था माता जी की और चिट्ठी के बारे में। तो मैंने कहा कि ये सवाल है बहुत सारी संगत का जो जानना चाहते हैं कि चिट्ठी असली है नकली है, क्या मसला है। माता जी ने कहा चिट्ठी असली है, चिट्ठी पूज्य पिताजी भेजते हैं और वो चिट्ठी वकील मुझे दे करके जाते हैं और वो संगत के बीच में पढ़ी जाती है। वो संगत के नाम संदेश है पिताजी का। साहब एक नालायक बच्चे की तरह हमने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी तुरंत। कभी मौका लगे माता जी से पूछ लेना जा करके। हमने माफ़ी मांगी, कहा माता जी हम भी गलत थे, हमने भी चिट्ठी के बारे में गलत विचार रखे अपने। पहली 2 चिट्ठियों पर मैं भी बोला हूँ कि चिट्ठी गलत है, क्योंकि समझाने वाले साहब वही थे। विदेशी ताकतें, देशी ताकतें, कुछ लिखारी कुछ पढ़ारी, कई घंटे रात को बात होना। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का नाम, बहुत सारे सब समझा, जो आपको समझा रहे हो साहब मुझे भी समझाते थे। और सीख बहुत बुरी चीज़ होती है। साथ संगत के सवाल देंगे साहब, आप जाएं तो सही। 7 करोड़ लोग हैं साहब, किस किस के सवालों का जवाब देंगे? और सबका सवाल एक ही है। किसी ने दूसरा नहीं पूछा कि पिताजी के हालचाल क्या है, क्योंकि सब पढ़े पढ़ाए वो टट्टू तोता है साहब। ये पूछ लेना आप क्या पूछा पता है, मैंने भी सुनी है ऑडियो कॉल। हाँ जी नैन साहब बोल रहे हैं, बताओ शोभा विपासना कहाँ है? अबे मूर्खो, ये पूछो कि पिताजी कैसे हैं। अगर तुम हितैषी बनते हो तो पूछो मैनेजमेंट को कि नैन साहब आप तो शायद मिलते हो, नहीं मिलते हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि पूज्य हजूर पिताजी की सेहत कैसी है। पूज्य हजूर पिताजी बीमार थे, उनके हालचाल क्या है? पिताजी मेडिकल में भर्ती थे उनका? नहीं जी शोभा विपासना बताओ कहाँ है दोनों। क्योंकि आप रट्टू तोता है साहब, आपकी गलती नहीं है, आप रट्टू तोता है। आप वो पूछना चाह रहे हैं जो आपके आका आपसे पूछवा रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं है शोभा बहन है या नहीं है। आप में से कितने लोग डेरे जाते हैं जो शोभा बहन को और विपासना बहन को नहीं खोजते हैं जाकर के? प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पक्ष अपना रखो, दूसरे का मत रखो। मेरी बात थोड़ी कड़वी है, बुरी भी लग रही होगी कि रट्टू तोता बोल दिया, क्योंकि आपका सवाल ये होना चाहिए था कि नैन साहब या पुष्पा बहन पिताजी की सेहत कैसी है। लेकिन नहीं, सब एक ही लैंग्वेज, एक रटी रटाई होता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 12, उसमें लगे रहो साहब। गलत पाड़े पढ़ोगे, जैसे भी सुना है ना गलत पाड़ा, ऐसे ही पढ़ोगे साहब। तो होशियार हो जाओ मालिक के पारो, पिताजी का हालचाल पूछ लो। तो चलिए मिलते हैं मालिक के प्यारों। कल फिर लगभग 9 बजे कोशिश करूँगा मिलने की। कल नहीं परसों मिलते हैं। कल 1-2 मीटिंग्स है मेरी। डेरे आप ही जाते हो तो कोई जाता ही नहीं है आपके, नहीं आप सब जाते हैं, लेकिन आप जाके मिल तो लो। सुरेंद्र जी
मैंने कहा कि आप डेरे जाएं और डेरे जाकर के उनसे पूछें। हम रट्टू तोता नहीं साहब, हम टट्टू तोता हैं। आप रट्टू रट्टू गलत कह रहे हैं। हम टट्टू तोता हैं साहब, हमें कुछ नहीं पता है, हम गधा हैं। और गधे को एक ही बात पता होती है कि उसके जो वजन होता है ना, कर्म का बोझ, वो उसी राह पर लेके चल रहा है, जाता है वापस उसी रास्ते से लौट आता है। हमें वो गधा रहने दो साहब, तोता मत बताओ। तोता तो बहुत समझदार होता है कि तोता अपने मालिक की भाषा बोलता है, लेकिन हमसे तो भाषा आती नहीं बोलनी। चलिए मिलते हैं, 10:15 बज गए लगभग। अब सवाल भी आप डिसाइड करेंगे? नहीं, कर लीजिए, आप कीजिए साहब डिसाइड। आपको मालिक बहुत सूझवान बनाया आप सभी को। आप सब मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। तो मिलते हैं सत्संग जी परसों शाम को 9 बजे, कुछ नई एक बातों के साथ और कुछ नए जलते सुलगते सवालों के साथ। आई हैव नो गट्स माई डियर, आई हैव नो गट्स एंड आई हैव नो टाइम टू टॉक विद यू, बिकॉज मैं बिल्कुल वेला आदमी, बस समय नहीं है। बड़ा आभारी हूँ आपका और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। तो मालिक के पैरों, चलो किसी को बुरा लगा हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मिलते हैं कल, मिलने का समय यही रहेगा। और चलते चलते पप्पू राम जी के द्वारा गाई हुई 2 लाइनें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कसम रब की न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी। दिल दा वेड़ा सुनना है, दिल दा वेड़ा सुनना है मेरे यार तो बिना, मेरे पीर तो बिना, राम रहीम तो बिना, कसम रब दी। तेनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेनू जान दी पई ए साडी जान ते पई ए, तेरी जान जान ने साडी जान कढ लई ए, कसम रब दी न रह पावा तेरे दीदार तो बिना, कसम रब दी, कसम रब दी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मालिक के पैरों, मिलते हैं कल परसों शाम को 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। और सैम भाई, जुजार भाई, अमीचंद जी, रघुवीर जी, बबली बहन और हमारे कई सारे साथी, सभी जो भी देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय, कीमती समय देने के लिए साहब। और मौका लगे तो शेयर भी कीजिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।